नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की चर्चा करेंगे। तो जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण दी गई थी वो दी ब्रोगली समीकरण पर आधारित थी। दी ब्रोगली समीकरण क्या थी, सबसे पहले ये समझेंगे। तो दी ब्रोगली ने किसी भी द्रव्य जो कि छोटे पार्टिकल थे उनके बारे में ये बताया कि छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो भी विकिरणों की भांति दोहरी प्रकृति दर्शाते हैं, अर्थात उनमें कणीय और तरंगीय दोनों प्रकार का व्यवहार पाया जाता है, अर्थात उनकी द्वैत प्रकृति होती है। इस प्रकार के माइक्रो पार्टिकल जब ये मोशन में रहते हैं तो ये तरंग की भांति गुण दर्शाते हैं और उन्होंने इस हेतु संबंध दिया लैम्डा इक्वल टू h/p, यानी कि तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। तो ऐसी निकाय जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उनके लिए श्रोडिंगर समीकरण को किस प्रकार से दिया गया, h कैप साई इक्वल टू ई साई, जहाँ पर h कैप है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और ये सिस्टम की टोटल एनर्जी से रिलेटेड है, साई यहाँ पर वेव फंक्शन है एंड ई जो है वो टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम के लिए। अब जो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो क्या है, उसके जो अपरमाणविक कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक की जो काइनेटिक एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन्स एंड जो नाभिक है उनके बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों से संबंधित होती है टोटल एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को एक तरंग समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया जिसे ही श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है, जो ये है आपके डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² m/h² e-v इंटू साई बराबर 0, जहाँ डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर है, साई वेव फंक्शन, m जो है वो पार्टिकल का मास है यहाँ पर, e जो है वो एनर्जी है टोटल एनर्जी एंड v जो है पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है। अब लाप्लासियन ऑपरेटर जो है उसका जो वैल्यू है वो है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z²। अब लाप्लासियन ऑपरेटर की जो वैल्यू है श्रोडिंगर समीकरण में रखेंगे तो श्रोडिंगर समीकरण का विस्तृत रूप क्या निकल के आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y² प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल z² प्लस 8π² m अपॉन h² e-v गुणा साई बराबर 0, जहाँ पर x, y और z जो है वो कार्तीय निर्देशांक है जो तीनों अक्षों में x, y, z तीनों अक्षों में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताते हैं। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। m यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, e टोटल एनर्जी एंड v जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करता है। साई यहाँ पर वेव फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन तरंग के संभावित आयाम को बताता है। साई जो है वो इलेक्ट्रॉन तरंग के एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है। ठीक है। अब देखो तरंग फलन यानी कि साई और उसके वर्ग की सिग्निफिकेंस की चर्चा करेंगे अपन। तो तरंग फलन यानी कि वेव फंक्शन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू कर देने के बाद में जो वेव फंक्शन के मान प्राप्त होते हैं वो भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहलाते हैं और ऐसे वेव फंक्शंस को अपन वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं। यानी कि वेव फंक्शन तरंग फलन पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाएं जिसके बाद में जो मान प्राप्त होते हैं वही अपन को स्वीकार्य होते हैं और इन्हें अपन सुआचरित वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं। तो देखो अब वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन पर कौन कौन से उसमें गुण पाए जाते हैं, वेव फंक्शन पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो देखो। पहला है साई एक मानी होना चाहिए, यानी कि वेव फंक्शन का मान एक होना चाहिए। कहने का मतलब कि प्रत्येक x, y, z चर के लिए साई का एक ही मान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के मान अलग अलग तो हो नहीं सकते। एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अलग अलग थोड़ी हो सकती है, यानी कि साई का मान तो एक ही होना चाहिए एक बिंदु के लिए।
ठीक है। फिर साई का मान